हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यमाइस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 15 अक्टूबर 2022 और हम बात करें द हिंदू के डेली एडिटोरियल शिट एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस डू नॉट इग्नोर द रोल ऑफ वुमेन लाइव स्टॉक फार्मर। वन बाय वन तीनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है उसका हेडिंग है नो टाइम फॉर प्लेसिबो। प्लेसिबो के लिए समय नहीं। India has to work harder on its image of having an independent drug regulator। भारत को एक स्वतंत्र दवा नियामक की अपनी छवि पर कड़ी मेहनत करनी होगी। इसमें जो भी हिंदी अनुवाद किया गया उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंगित कीजिएगा। आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले प्लेसिबो का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा इसको संक्षेप में समझते हुए चलते हैं। देखिए, साइकोलॉजी का एक टर्म होता है जहाँ पर प्लेसिबो इफेक्ट की बात होती है। और बिल्कुल ही सरल भाषा संक्षेप एक उदाहरण से समझते हैं तो जैसे बचपन में मेरे साथ तो हुआ है, आप में से भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब कई बार कुछ पेट दर्द होता था या कुछ सर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, कभी नाटक कर रहे हैं, कभी असली में दर्द हुआ, और जब घर वालों को बताया गया तो जैसे होम्योपैथ की जो चीनी वाली गोलियां होती हैं उसको दे दिया गया, और उसको खाने के बाद हमको ऐसा फील हुआ कि अब दवा मिल गई है और बीमारी ठीक हो गई। तो बेसिकली ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि हमको फला बीमारी के लिए कुछ एक दवा मिली है, भले ही जो दवा हमको दी गई है वो एक्चुअल दवा होती ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। हमको लगता है कि हमने दवा खा ली और हमको उसका सकारात्मक प्रभाव भी मानसिक तौर पर देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली ये प्लेसिबो इफेक्ट कहलाता है। और जब प्लेसिबो की हम जब बात करते हैं तो दवा के रूप में जब इनएक्टिव सब्सटेंसेस को दे दिया जाए अथवा सब स्टैंडर्ड जो सब्सटेंसेस, यहाँ दवा तो दी जाती है पर जो दवा होती है उसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आइदर इनएक्टिव रहते हैं, सब स्टैंडर्ड रहते हैं, एक्सपायर्ड रहते हैं, तब इसको प्लेसिबो कहलाता है। तो इसीलिए आर्टिकल को कहा गया है कि प्लेसिबो के लिए समय नहीं है। आर्टिकल में बात हो रही है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO की, जिसने अभी हरियाणा बेस जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल की, मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, उसको दवा बनाने से अभी बार कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। मामले में की शुरुआत होती है जब हाईलाइटेड मामला होता है, WHO की तरफ से वक्तव्य आता है कि गैम्बिया में इस कंपनी द्वारा जो कफ सिरप, खांसी की जो सिरप सप्लाई हो रही थी इस कंपनी के बैनर तले, उससे 66 बच्चों की मृत्यु हो गई है। और बेसिकली जांच पड़ताल में पाया जाता है कि जो दवा थी उसमें डाइएथिलीन ग्लाइकोल DEG इस सब्सटेंस की मिलावट की गई है, और जिसकी वजह से जो बच्चे थे उनमें एक्यूट किडनी फेलियर होता है और अंततः बहुत से बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। मामला काफ़ी तूल पकड़ लेता है तो भारत सरकार की जो नियामक संस्थाएं हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं, CDSCO, और इसके द्वारा मेडन जो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है इस पर दवा बनाने को प्रतिबंधित लगा दिया जाता है। अब आगे बात हो रही है जिस तरीके से भारत में जो नियामक संस्था है और जितनी कड़ाई से जो रेगुलेशन का पालन होना चाहिए व्यवहार में वैसा नहीं हो पाता है। हालांकि नियम में अगर हम बात करते हैं तो अगर जैसे कि मिलावट वाली दवाएं अगर कोई कंपनी बनाती हुई पकड़ी जाती हैं या जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उसका उल्लंघन करती हुई कंपनी अगर पकड़ी जाती हैं तो उनको 10 साल तक की, जो उसके लिए जो लोग उत्तर रहे हैं उनको 10 साल तक की सज़ा और लगभग 10 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। पर व्यवहार में ऐसा कम ही होते हुए
दिखता है। 2020 की ही बात करें तो हिमाचल प्रदेश बेस्ड एक कंपनी है डिजिटल विजन, इसके जो कफ सिरप है इसको पीकर लगभग जम्मू कश्मीर के 13 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा को मिलाकर। और वहां पर भी जांच में पाया जाता है कि दवा के अंदर डाइथिलिन ग्लाइकोल डीईजी सब्सटेंस इसकी मिलावट की गई थी। अब चूंकि गाम्बिया का जो मामला है वो अंतरराष्ट्रीय रूप से हाईलाइटेड हो चुका है, ऊहापोह की स्थिति भी मच चुकी है, और ऐसे में डब्ल्यूएचओ द्वारा जब मामले को उठाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी सभी की नज़रें भारत के नियामक संस्थाओं पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत का जो रेपुटेशन है वैश्विक स्तर पर, जब ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, तो इसमें भारत काफ़ी उन्नत रूप में देखा जाता है। विशेष तौर पर जब गरीब देशों, अफ्रीकन कंट्री और दूसरे जहां पर सस्ती दवाएं पहुंचाने की बात होती है तो भारत सबसे बड़ा निर्माता के रूप में उभर कर आता है। और ऐसे में अब भारत नियामक के तौर पर क्या कदम उठाएगा, ये सबकी नज़र में होगा। हालांकि आगे अब ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से भारत में जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये क्लियर किया गया कि जो इस मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा जो ये कफ सिरप थी ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बनी थी और भारत में ये नहीं बिकेंगी। हालांकि ये तर्क कितना इसमें दम है ये सुनने से ही इसको पता लग सकता है, क्योंकि कई बार होता है कि सेम दवाएं सेम कंपोजिशन से उसको नाम बदल के मार्केट में बड़े आसानी से बेच भी दिया जाता है। और मेडन फार्मास्यूटिकल की ही बात करें तो केरला में ये बैन है, हालांकि तमिलनाडु में नाम बदल के इस दवाओं की बिक्री देखने को मिल जाती है। अब चाहे वैक्सीन की बात हो, दवाओं की बात हो, भारत को अपनी छवि सुधारने के लिए जब रेगुलेटर की बात आती है, नियामक की बात आती है, किस तरीके से जो ड्रग रेगुलेशन के तौर पर कि जो सही दवाएं हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड मेडिसिन रहे, स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस रहे, स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो, सब चीज़ का पारदर्शी से पालन हो, ऐसे रूप में रेगुलेटर की जो छवि है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना होगा, जिससे कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बात आए अथवा घरेलू तौर पर बात आए, जो दवा निर्माता हैं और दवाएं हैं उनके प्रति सबका जो विश्वास है वो बना रहे। अगले आर्टिकल में बात होगी स्मैश हिट, जोर से टक्कर अथवा जोरदार टक्कर। नासा's DART gives hope that science can ward off extraterrestrial threats। नासा के डार्ट ने उम्मीद जताई कि विज्ञान अलौकिक खतरों को दूर कर सकता है। बात हो रही है नासा के डार्ट मिशन की। डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट पहली बार होता है जब नासा के वैज्ञानिक को सफलता मिलती है, जो एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से काफी दूर अपनी कक्षा में ये घूम रहा होता है, इसकी कक्षा को थोड़ा सा विचलित, थोड़ा सा इसमें बदलाव करने में सफलता मिल जाती है। और एक स्मॉल स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम डार्ट है, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, इसकी इम्पैक्ट होता है, टक्कर कराई जाती है इस छोटे एस्ट्रॉइड से, और इस एस्ट्रॉइड का नाम क्या रहता है, डाइमॉर्फोस। और ये जो एस्ट्रॉइड है एक दूसरे एस्ट्रॉइड डिडीमॉस, इसकी ये परिक्रमा कर रहा होता है, और ये दोनों जो एस्ट्रॉइड हैं ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। हालांकि पृथ्वी को इन दोनों एस्ट्रॉइड से कोई भी खतरा नहीं होता है, पर फिर भी ये एक एक्सपेरिमेंटल कहा जा सकता है, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में ये मिशन लॉन्च किया गया था, जिससे कि जो वैज्ञानिक हैं उनको इस क्षमता का टेस्ट करना था कि भविष्य में मान लीजिए कोई एस्ट्रॉइड अगर पृथ्वी की तरफ आता है, ऐसा संकट कुछ पैदा होता है, तो ऐसी जो किसी दूसरे स्पेस क्राफ्ट से उसकी टक्कर से जो एस्ट्रॉइड उसके रास्ते को परिवर्तन करके वो पृथ्वी तक न पहुंचे, उसमें उसको विचलन करने में सफलता पाई जा सके। अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि चूंकि ये सिर्फ अभी शुरुआती मिशन है, इस तरीके के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है ताकि जो भी खतरा है उससे
सफलतापूर्वक और निश्चित तौर पर बचा जा सके, क्योंकि छोटे से छोटा भी एस्ट्रॉइड की टकराहट अगर पृथ्वी से हो जाती है तो बहुत बड़ा विनाश देखने को मिल सकता है। और सिर्फ यूएस ही ऐसा काम नहीं कर रहा है, चाइना भी 2026 में प्लान कर रहा है कि 2020 पीएनआई नामक एक एस्ट्रॉइड जो कि 40 मीटर वाइड है, इसको अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करने का प्रयास चाइना भी करेगा। आगे बात हो रही जिस तरीके से छोटे भी एस्ट्रॉइड अगर पृथ्वी से टकरा जाएं तो कितनी बड़ी मात्रा में विनाश हो सकता है, उसका उदाहरण है 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी की सतह से एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी की सतह से टकराता है और जिससे चिक चिकस्लब क्रेटर का निर्माण हो जाता है। और सबसे दुखी करने वाली बात यह रहती है कि मात्र ये 10 किलोमीटर चौड़ा जो एस्ट्रॉइड है ये टकराता है पृथ्वी की सतह से, और उस टकराहट से उस समय पृथ्वी पर जीवन का 75% जो हिस्सा रहता है वो खत्म हो जाता है। और ऐसे में ये भी आकलन है कि मात्र 100 मीटर चौड़ा अगर एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराए तो चेन्नई जैसे जो एक शहर है उतने बड़े एरिया का वो पूरा विनाश कर सकता है। और ऐसे में अब आगे कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ संभावना के तौर पर ये भी बात कही जा रही है कि क्या भविष्य में ऐसा भी होगा कि मान लीजिए कोई एस्ट्रॉइड, मिनरल रिच कोई अगर एस्ट्रॉइड है तो उसको उसकी जो कक्षा है उससे विचलित उसको करके कक्षा को बदल के ऐसे स्थान पर उस एस्ट्रॉइड को लाया जा सके जहां से जो मिनरल है उस मिनरल को निकाला जा सके। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इस महत्वाकांक्षी मिशन की बात कर रहा है। ऐसे में डार्ट मिशन जो कि एक शुरुआती मिशन है उसकी सफलता काफी ज्यादा प्रशंसनीय है। अंतिम आर्टिकल में बात होगी डू नॉट इग्नोर द रोल ऑफ वुमेन लाइव स्टॉक फार्मर, महिला पशुपालक की भूमिका को नजरअंदाज न करें। आर्टिकल में बात हो रही है 15 अक्टूबर, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ग्रामीण महिलाओं के लिए। और चूंकि ग्रामीण महिलाओं की बात हो रही है तो चाहे वो कहीं का भी ग्राम हो, जरूर नहीं कि देश की जो बाउंड्री होती है उससे हम बांट कर देखें, सामान्यतः कुछ मूलभूत चीजें मिलती हैं, चाहे वो भारत का गांव हो, अफ्रीका का गांव हो, अमेरिका का गांव हो, ऑस्ट्रेलिया का गांव हो, विश्व के किसी भी कोने का गांव हो, अगर वो गांव की परिभाषा में आता है तो। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, लाइव स्टॉक सेक्टर पर जो मवेशी होते हैं, पशुपालन होता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। और भारत की अगर अब इसमें बात कही जाए, ग्रामीण भारत की बात कही जाए तो लगभग लगभग जो पशुपालन क्षेत्र है वो जो राष्ट्रीय आय का 5% का निर्माण करता है, और जो कृषि की जीडीपी है उसका 28% पशुपालन से आता है। और लगातार पिछले से 6 साल के आंकड़ों की बात करें तो 7.9 लगभग 8% से इसका विकास हो रहा है, जबकि फसलों की बात करें तो वो मात्र 2% से विकास हो रहा है। तो इसके कंपैरिजन में जो लाइव स्टॉक, जो पशुपालन है, इनका विकास काफ़ी तेजी से हो रहा है। अब आगे ये भी बात कही जा रही है, जब पशुपालन की बात आती है तो इसमें महिलाओं के रोल को इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जा रहा है कि गाँव में जब पशुपालन की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो पशुओं को चारा खिलाने की बात हो, गोबर साफ करने की बात हो, नहलाने धुलाने की बात हो, इन सब में सबसे ज़्यादा रोल जो महिलाएं होती हैं उनका देखने को मिलता है। और लगभग 72% जो महिलाएं हैं ग्रामीण इलाकों में, वो जो खेती बाड़ी है, कृषि है, ऐसे क्रियाकलापों से जुड़ी होती हैं। आगे अब ये भी बात हो रही है कि महिलाओं के रोल को रिकॉग्निशन मिलने की बात करते हैं तो पशुपालन में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अभी डेयरी जो कोऑपरेटिव होता है, जो दुग्ध उत्पादन होता है, वहाँ पर महिलाओं के को रिकॉग्निशन तो मिलती है, पर उसके अलावा जो दूसरे और जो लाइव स्टॉक इकोनॉमी होते हैं, पशुपालन, जब आर्थिकी की बात आती है तो वहाँ पर महिलाओं की भूमिका को अभी उतनी ज़्यादा
महत्व नहीं मिल पाया है, अथवा उतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया है। अब आगे डेयरी कोऑपरेटिव की बात हो रही, 2015-16 में लगभग 5 मिलियन औरतें इसकी सदस्य थी, लगभग 5 मिलियन मतलब लगभग 50 लाख। और 2020-21 तक ये संख्या पहुंच जाती है 5.4 मिलियन। अब चूंकि जो औरतें हैं, लगभग लगभग जो डेयरी कोऑपरेटिव की बात करते हैं, 2020-21 तक ये संख्या, जो डेयरी कोऑपरेटिव की बात हो रही है, ये बढ़ जाती है। और भारत की बात कर रहे हैं तो जो सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, 18,000 लगभग 19,000 जो 2012 में रहती है, बढ़ के तकरीबन तकरीबन दुगने के आसपास 32,000 के आसपास 2015-16 में पहुंच जाती है। और अब चूंकि जो औरतों की बात करते हैं, औरतों के रोल की बात करते हैं, नज़रअंदाज होता आया है। अब इसके कई सारे कारण हैं। जो डेटा कलेक्शन होता है उसमें कई सारी त्रुटियां होती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि महिलाओं के रोल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। और अब इसमें आगे कुछ बातें कही जा रही, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे 2011-12 का होता है, इसमें बताया जाता है लगभग 12 मिलियन जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ये पशुपालन में संलग्न हैं। और अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि तकरीबन 49 मिलियन तक ये संख्या हो जाती है, अगर जो आंकड़े हैं उनको और ठीक तरीके से लिया जाए। आगे अब चूंकि भारत की बात करते हैं तो 2019 में एक सर्वे होता है, पहला नेशनल टाइम यूज सर्वे, कि अपने 24 घंटे का समय जो होता है उसमें किन किन क्रियाकलापों में समय गुजरता है, विशेष तौर पर महिलाओं का। तो इसमें पाया जाता है कि तकरीबन 11% जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो पशुपालन में सम्मिलित पाई जाती हैं। चाहे वो, कई बार ऐसा होता है कि खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के बीच में चारा दे आई, कुछ खेती का काम कर रहे हैं, उसके बीच में पशुओं को नहलाने का काम हो गया। तो ये सारा पशुओं से जुड़े हुए जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें महिलाओं की भूमिका देखने को मिल जाती है। नेशनल लाइव स्टॉक पॉलिसी एनएलपी 2013 की बात कही जाती है, जिसमें कि पशुपालन जो गतिविधियां इनको बढ़ाने की बात होती है। और अब आगे इस नेशनल लाइव स्टॉक पॉलिसी में एक पॉलिसी ये भी है, एक उद्देश्य इसके तौर पर ये भी जोड़ कर देखा जाता है किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, क्योंकि पशुपालन में जो महिलाएं हैं उनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा मुखर हो जाती है। और अब चाहे वो चारा देने की बात हो, चारा खिलाने की बात हो, इसके अलावा अब फ्लो ऑफ क्रेडिट जो होता है, जब साख होती है, उधार लेने की बात होती है पशुपालन के लिए, तो इसको किस तरीके से और ज़्यादा सरल बनाया जा सके, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए, इसकी ज़रूरत नेशनल लाइव स्टॉक जो मिशन है उसमें भी दर्शाया गया है। और अब यहाँ तक कि जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है वहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है जो कि महिला पशुपालन से संबंधित हो। चूंकि सरकार की बात करते हैं तो सरकार जो केंद्र द्वारा जो स्कीम चलाई जाती है औरतों के लिए, उनका जो 30% जो केंद्रीय जो स्कीम होता है उसका जो 30% है वो कोटा औरतों से संबंधित स्कीम के लिए सरकार द्वारा निर्धारित है। पर जब महिला पशुपालन की अगर बात आती है तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि जो 30% कोटा है ये सभी महिलाओं की बात होती है, इसमें अलग से महिला पशुपालन की कहीं पर भी बात नहीं हो रही है। चूंकि जो नीति निर्माता हैं उनकी नज़र में जो महिला पशुपालन है अथवा जो महिला पशुपालक हैं, ये अभी तक अलग से एक वर्ग के रूप में नहीं निर्धारित की जा सकी हैं, जो कि जिसकी ज़रूरत अब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब आगे ये भी बात, कुछ रीज़न की बात हो रही है कि क्यों आखिर ऐसा कंडीशन हो रहा है, क्यों जो नीति निर्माता है उनके नज़र में जो महिला पशुपालक है वो अलग से एक वर्ग के रूप में अभी तक नहीं उभर पाए। उसका रीज़न है कि जो सर्वे होता है उसमें जो डेटा कलेक्शन होता है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं कई बार वो घरेलू
कामों में संलग्न होते हैं, जो सर्वे होता है उसमें प्रॉपर उस टाइम पे सर्वे नहीं हो पाता है जब वो पशुपालन में संलिप्त हों, और ऐसे में उनकी जो भूमिका होती है वो अंडर काउंट रह जाती है। ऑफिशियल रिपोर्ट की बात करें, 80,000 जो पशुपालक थे ऐसे पशुपालन में, उनको ट्रेनिंग दी जाती है 2021 में देश भर में, लेकिन अलग से कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिसमें ये पता चल पाए कि इन 80,000 में से कितनी महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। और अब चूंकि ये भी बात हो रही है कि जिस तरीके से जो बैंक से साख लेने की बात होती है, लोन लेने की बात होती है, जब पशुओं को, मवेशियों को खरीदने की बात होती है, तो ये लोन जब महिलाओं को मिले, इसका अलग से कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है। और ऐसे में ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है जब लोन और साख लेने की बात आती है तो जो पुरुष होते हैं उनकी भूमिका ज़्यादा देखने को मिल जाती है, और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जो महिला पशुपालक एक वर्ग के रूप में नहीं उभर पा रहा है। और जैसे किसान क्रेडिट कार्ड जैसे स्कीम की बात कही जाए, जो पशु खरीदने के लिए जो 15 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड किया जाता है, पर इसमें कितने महिलाओं को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, इसका कहीं पर भी कोई भी लेखा जोखा अलग से नहीं मिल पाता है। अब इसके अलावा जब टेक्निकल ज्ञान की बात होती है, टेक्निकल नॉलेज की बात आती है, तो वहाँ पर भी महिलाओं की भूमिका काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ी हुई देखने को मिल जाती है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में पुरुष आगे आते हैं ऐसे मामलों में। और अब चूंकि जो कई महत्वपूर्ण जब निर्णयों की बात आती है वहाँ पर पुरुषों का वर्चस्व देखने को मिल जाता है, और महिलाओं में जो अवेयरनेस लेवल होता है ये भी काफ़ी कम देखने को मिलता है जब डेयरी बोर्ड की बात आ जाती है। तो ऐसे में जो महिला हैं वो पशुपालक के रूप में, एक वर्ग के रूप में नहीं उभर पा रहे हैं, जबकि ज़्यादातर मामलों में देखा जा रहा है कि पशुओं की देखभाल या जो असली पशुपालन की जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं पर ही होती है। और ऐसे में अब ये ज़रूरी है कि आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े आए, जो अभी तक जो महिला पशुपालन की भूमिका को नज़रअंदाज करते आए हैं, अब समय आ गया है कि अपनी गलतियों को सुधारा जाए और जो महिलाएं हैं उनकी भूमिका को सम्मान मिले, और जो भी नीतियां बने उनमें स्पेशली महिला पशुपालक संबंधित नीतियों को समाहित किया जाए। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।